प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की पकड़ी गति। भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने नेताओं ने समर्थन के लिए किया चुनाव प्रचार। प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन, प्रचार पर निर्वाचन आयोग ने लगाया प्रतिबंध। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया जारी। तीसरे और चौथे चरण के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने नामांकन पत्र। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में लगा रखी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार भाजपा के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जहां जनता के साथ भाजपा नेताओं का संपर्क अभियान जारी है, वहीं विपक्षियों पर भी भाजपा नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजा गर्मा रही है। बीजेपी नेताओं के जोरदार प्रचार से चुनाव और जोर पकड़ रहा है। शनिवार को बीजेपी के नेताओं ने यूपी के तमाम इलाकों में धुआंधार दौरे कर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की। बड़ी रैलियों और बड़ी सभाओं पर रोक के चलते पार्टी का सबसे ज्यादा जोर घर घर संपर्क और प्रबुद्ध मतदाताओं से संपर्क साधने पर है। इस काम में पार्टी के दिग्गज नेता लगे हुए हैं। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की करें तो शनिवार को वो यूपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में थे। दोनों जगहों पर उन्होंने न केवल घर घर संपर्क किया बल्कि प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। गृह मंत्री ने मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में कहा कि सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश को माफियाओं ने कब्जे में ले लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले गए हैं। सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था। गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। गृहमंत्री ने सहारनपुर के देवबंद में जनसंपर्क किया तो प्रभावी मतदाता संवाद में भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार विकास नहीं कर सकती, विकास केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। अखिलेश बाबू हमारा हिसाब मांगते हो? कल एक प्रेस वार्ता कर कहो कि आपके सपा बसपा का जो 20 साल रहा उसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बरेली, इटावा और औरैया के दौरे पर थे। भाजपा अध्यक्ष ने सबसे पहले बरेली पहुंचकर बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद महानगर कॉलोनी में घर घर जाकर प्रचार किया और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने इटावा में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और घर घर जाकर संपर्क अभियान किया। उन्होंने इटावा और औरैया में प्रभावी मतदाता संवाद को भी संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। नड्डा ने
योगी सरकार के काम की तारीफ की तो साथ ही सपा पर हमला बोला और कहा कि आज माफिया या तो राज्य छोड़ रहे हैं या सरेंडर कर जेल जा रही हैं। नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने कभी किसानों का भला नहीं किया वो आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर घूम रहे हैं। कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है दोस्ती की? क्या मजबूरी है? क्यों दोस्ती नहीं? क्यों दोस्ती नहीं? जो पुराने दोस्त होते हैं ना, ये गठबंधन टूटे नहीं टूटता। ये दोस्ती, इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, ये दोस्ती हम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम यूपी में जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बागपत के बड़ौत और छपरौली में आयोजित अलग अलग प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने समाजवादी पार्टी को खास तौर पर निशाने पर लिया और कहा कि इनका चोला समाजवादी सोच, दंगावादी और सपने परिवारवादी हैं और ये तमंचावादी हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। सपा की यही पहचान है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रचार के लिए मेरठ पहुंची। जो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी सरकारों में जाकर कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता था कि राम मंदिर का क्या, राम सेतु का क्या, भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं है, आज वो मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु, जनता से कहो हमारी थोड़ी थोड़ी है। कुल मिलाकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में प्रचार की सारी ताकत झोंक दी है और जहां पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश जहां भाजपा जोर शोर से प्रचार कर रही है तो वहीं बाकी दल भी जनता को अपने पक्ष में करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी जमकर प्रचार किया तो कांग्रेस नेताओं ने भी जनता के बीच आकर वोट मांगे। 5 चुनावी राज्यों में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के लिए भाजपा समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण चुनावी सभाओं और रैलियों पर फिलहाल रोक है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत सीमित दायरे में प्रचार की अनुमति है। इसी के अंतर्गत पार्टियां आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव का पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दल आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा को घेरने की कोशिश की। मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। वहीं भाजपा के पक्ष में प्रचार करने मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा और आरएलडी गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें साथ साथ रहने की बात कही गई है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ मतगणना तक ही है। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे।
इस बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 7 बार विधायक रहे फर्रुखाबाद के नरेंद्र सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सपा अब मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों से भटक गई है। इस बार सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, जिस पर उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन के साथ उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रदेश में दिनांक 10 फरवरी 2022 को पूर्वाह्न 7 बजे से दिनांक 7 मार्च 2022 को अपराह्न 6:30 तक के बीच की अवधि के दौरान साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का में ये निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त ये भी निर्देश दिए गए हैं कि साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को इटावा पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने अंगवस्त्र पहनाकर एवं पुष्प भेंट करके स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इटावा की सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए प्रचार किया और डोर टू डोर जाकर वोट मांगा। उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत इटावा क्लब में सर्व समाज के प्रभावी व्यक्तियों से संवाद किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टी सपा और उसके प्रमुख पर कई हमले किए। बिरादरी के हम पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सारा वोट भाजपा को दे। क्यों दे? सरकार ऐसे बने, सुकून अमन चैन बहुत बड़ी चीज है। रुपया होता लोगों पे सुकून नहीं होता। दवाई मांगते रात को, कोई कहता पेट हमारा खराब है। सुकून बहुत जरूरी चीज है, रुपये जरूरी चीज थोड़ी है। पूर्व सीएम सपा मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जनता से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सपा से गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं के जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं सपा मुखिया व आरएलडी मुखिया ने जनता से सपा और आरएलडी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को नौकरियां देने की बात कही। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने सरकार पर भी निशाना साधा। हम दोनों गठबंधन के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जनता की और किसानों की सरकार होगी। इसीलिए गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन में सरकार से होगा और अगर हमें कॉर्पस फंड या फार्मर्स का अलग से रिवॉल्विंग फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा तो बजट के पैसे से वो रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा जिससे किसानों को कभी धरना न देना पड़े, आंदोलन न करना पड़े, उनका भुगतान 15 दिन में हो जाए। ये संकल्प समाजवादी और आरएलडी लेकर के जा रही है। बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी और रोजगार के कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं।
सुबह जब हम लोग गाजियाबाद में थे, गाजियाबाद से लेकर के आसपास बड़े बड़े उद्योग हैं और गुंजाइश भी ऐसी है कि बड़े पैमाने पर उद्योग लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड के आने से और भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से, गलत नीतियों से बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हुए, उद्योग बंद हुए हैं, कुटीर उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हमें कोई भी पैकेज अगर एमएसएमई को देना पड़ेगा, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देना पड़ेगा, तो आगे आकर के देंगे। हम लोगों का स्वार्थ यही है कि कारखाना उद्योग चलेगा और किसान का अगर समय पे भुगतान होगा तो गरीब और किसान के घर में खुशहाली लाने का काम होगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा। जो परंपरागत काम थे, अब हापुड़ का पापड़ बड़ा प्रसिद्ध है, उसे जीआई टैग मिलना चाहिए। जो छोटे कुटीर उद्योग जिसकी वकालत चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे, उन्हें बढ़ाना चाहिए। वहां से रोजगार होगा, वहां से रोजगार बच्चों को मिल पाएगा, नौजवानों को। जालौन में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। शनिवार को विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस दौरान प्रत्याशियों के प्रस्तावक ही उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। जालौन में तीसरे चरण के चुनाव के लिए 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं आगामी 20 फरवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए काम करती है और हमेशा पार्टी विकास के को लेकर काम करती है। निश्चित रूप से पुनः जो विकास कुछ अधूरा है वो विकास कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जो विकास संबंधी काम रह गए हैं वो मेरी प्राथमिकता है। एक मैंने स्टेट हाईवे घोषित करवाया है, लोक निर्माण विभाग ने 152 नंबर स्टेट हाईवे घोषित कर दिया है, जिसका निर्माण कार्य दुर्भाग्य से अभी शुरू नहीं हुआ है। उसका निर्माण हो, ये मेरी प्राथमिकता है। देखिए, पहली प्राथमिकता तो ये है कि पूरे जी जान से चुनाव को जीते हम, और जो हमारी अनवरत कोशिश हमारी जारी है। आप पूर्व प्रमुख विकास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है कि जो विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है वो विकास करेंगे। और उन्होंने जो बिजली 300 यूनिट फ्री, सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई के लिए विद्युत देंगे, किसानों की सिंचाई माफ़ करेंगे। और जो पेंशन उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारियों को हमारे आने के बाद उनको पुनः पेंशन बहाल की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद ने फर्रुखाबाद सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के साथ फर्रुखाबाद आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने प्रेस से वार्ता की। श्री खुर्शीद ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। खासकर श्री खुर्शीद द्वारा लिखित किताब पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी ओर 7 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह यादव, जिनका इस बार टिकट कट गया, ने अपने विधानसभा क्षेत्र अमृतपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। AIMIM की ओर से तालिब सिद्दीकी ने भोजपुर विधान क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये FIR का तमाशा रुके। हम लोग जितनी गंभीरता से इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जितनी गंभीरता से हमको करना चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन मैंने तो कल, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अमित शाह जी को देखा, वो हर घर जाके पर्चे बांट रहे थे। अच्छी बात है, गृह मंत्री को भी ऐसा करना पड़ा है और वो करने के लिए तैयार है, ये अच्छी बात है। जो भी हमारी समझ है उसके अनुरूप हम अपने कार्य करेंगे। कार्य करने हैं, चुनाव लड़ना है, ये हमारा हमारा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वाह जैसे हम कर सकते हैं करेंगे। बहुत सारे एजेंडे हैं, एक एजेंडा नहीं है। जिस चीज़ में आप ध्यान दें तो हर चीज़ पीछे है। मैंने बताया अभी कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ी कोई अगर विधानसभा है तो वो भोजपुर विधानसभा है।
विकास के नाम पे जीरो है। आप और जगह जाइए और जिलों में जाइए और बड़े बड़े चौड़े रोड हैं, बड़े बड़े अच्छे काम किए गए हैं। डिग्री कॉलेज से लेके हर मामले में हमारी भोजपुर विधानसभा पीछे है, जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हम लड़ रहे हैं हिस्सेदारियों की लड़ाई। हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो लोग शामिल हैं, और वो सारे लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसके लिए, उसके हुकूक के लिए, उसके काम, जो भी उसके कार्य हैं, उसके तरक्की के लिए हम लोग लड़ेंगे। ललितपुर जनपद की 2 विधानसभा सीटों के लिए 25 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के कल 5वें दिन भाजपा, सपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी जहां बेरोजगारी और किसानों की समस्या को मुद्दा मान रहे हैं, वहीं सपा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। भाजपा के ललितपुर सदर प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा द्वारा सरकार की प्राथमिकता सोच, ईमानदार काम, दमदार के बीच जनता के सामने जाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं महरौनी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल पंथ मोदी जी और योगी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी और योगी जी ने पूरे देश और प्रदेश में जो कराए हैं काम, वो इतने काम किए गए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ पूरा हर जगह आप बल्क ट्रक पार्क महरौनी विधानसभा में कई काम, मतलब इतनी योजनाओं का लाभ दिया गया है जो पहले से माननीय मोदी और योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है। प्राथमिकता हमारी सरकार की है सोच, ईमानदार काम, दमदार। गुंडागर्दी बंद, कानून सम्मत राज हो, कहीं किसी पर प्लाट पर कोई कब्जा न कर पाए, कोई माफिया गलत ढंग से लोगों की जमीनें न हड़प सके। ये सब काम हम लोग करने वाले हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कार्य करना। आज जो खाद की बोली 1200 की 1800 में मिली है लोगों के लिए, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे जैसा व्यक्ति अगर जिताएंगे, जनता जिताएगी, तो 1200 की बोली 1190 की मिलेगी। अन्यथा में 1900 की लेने वाले की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी दल खड़े हुए हैं, उन्हें आप वोट दीजिए और 1900 की बोली दीजिए। मैं आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाऊंगा। जो हमारी समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, मैं उन्हीं को बीच में ले जाऊंगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। चौथे चरण में मतदान होने वाले जिलों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम तेजी से चलाए जा रहे हैं। रायबरेली में 23 फरवरी को मतदान होना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जहां एक ओर पोस्टर मेकिंग व स्लोगन से जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों द्वारा भी लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इस बार कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में मतदान के लिए शपथ भी दिलाई। किया गया और उसमें शपथ दिलवाई गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो हमने सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर रायबरेली में लोकतंत्र को और अधिक मजबूत। इसमें हमारा लक्ष्य है कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनका 100% मतदान कराया जाए। श्रीमती राजकुमारी को हमने दिव्यांग आइकन बनाया है और इस बार चुनाव आयोग की भी मंशा है और हमने निर्णय लिया है कि हम दिव्यांग मतदाताओं को 100% मतदान सुनिश्चित कराएंगे। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव की झलक देखने को मिली। वहीं ड्रोन की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति की धुनों पर सेना के बैंड ने बेहद खूबसूरत प्रस्तुतियां सबके सामने रखी। शनिवार को राजपथ के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह कई मायनों में खास रहा। जहां इस बार आजादी के अमृत महोत्सव की झलक साफ दिखाई दी, तो वहीं पहली बार ड्रोन के इस्तेमाल से रंग बिरंगी तस्वीरों ने जो समा बांधा, उसने सबका मन मोह लिया।
समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम लोग मौजूद रहे। समारोह में सेनाओं के तीनों अंगों के बैंड ने बहुत सी धुनों को प्रस्तुत किया। सबसे पहले पाइप्स और ड्रम बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी, तो उसके बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बैंड ने मनमोहक धुनों को बजाया। इसके बाद बारी थी एयरफोर्स के बैंड की, जिसकी धुन पर मार्च करते दस्ते ने जमकर तालियां बटोरी। नेवी बैंड ने भी देशभक्ति से सराबोर धुनों को जब बजाया तो वहां मौजूद लोगों ने जमकर उनका उत्साहवर्धन किया। सेना के बैंड ने भी अपनी धुनों से भारत की विविधता को प्रदर्शित किया। इसके बाद भी सुरक्षा बलों के बैंड ने जिन गीतों को प्रस्तुत किया, उसने सभी में देशभक्ति की भावना भर दी। इसके बाद आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी बेहद खूबसूरत रोशनी से पूरी रायसीना हिल जगमगा उठी। तोपों की गर्जन धड़धड़ में गगन प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आजादी के वेस्ट ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर उकेरा गया। नवभोर सूर्य सा हुआ उदित। आज उस बीटिंग रिट्रीट में पहली बार करीब 1000 ड्रोन के जरिए बेहद खूबसूरत आकृतियों को प्रस्तुत किया गया। ड्रोन शो में जहां आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दी, तो वहीं मेक इन इंडिया का मुजाहरा भी देखने को मिला। करीब 10 मिनट के इस शो में इस्तेमाल ड्रोन न सिर्फ भारत में बने, बल्कि इस पूरे प्रोग्राम को भी भारतीय पेशेवरों ने डिजाइन किया था। राष्ट्रभक्ति की धुनों और सतरंगी रोशनी से नहाए इस समारोह के समापन के बाद सेना की टुकड़ियां अपने बैरक में वापस चली जाती। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों से भी मिलने पहुंचे। अपने बीच देश के प्रधानमंत्री को पाकर लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड के साथ शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कल लखनऊ में दिन में धूप खुलने से लोगों को राहत मिली। राज्य में 31 जनवरी 2022 तक ठंड पड़ने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ और पश्चिमी जिलों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से साझा करेंगे विचार। चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी गति। भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने समर्थन के लिए किया चुनाव प्रचार। प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन प्रचार पर निर्वाचन आयोग ने लगाया प्रतिबंध। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया जारी। तीसरे और चौथे चरण के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने नामांकन पत्र। समाचारों में बस इतना ही।